ओके जी, चलिए करें शुभारंभ। ओके, ग्रेट। काफी कमेंट्स में धक्का मुक्की चल रही है आज, ऐसा लग रहा है। हम एकदम बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास हैं। अच्छा सुदामा जी, खूब सारा आशीर्वाद सभी को। हम्म। चलिए करें शुरू। स्टार्ट किया जाए। हाँ, आइए। देखिए, आपसे कहा गया है 3 घंटियां हर 12 मिनट, हर 15 मिनट, हर 18 मिनट नहीं, सॉरी, सेकंड में बजती हैं। आखिरी बार तीनों घंटियां 10:30 पर एक साथ बजती हैं। तो तीनों अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगी? ठीक है भाई, सुनिएगा मेरी बात। ये वाला जो क्वेश्चन है, तीन अलग अलग बेल से तीन अलग अलग घंटियां हैं। एक हर 10 सेकेंड में, सॉरी 12 सेकेंड में, एक 15 सेकेंड में, एक 18 सेकेंड में बजती है। आखिरी बार तीनों 10:30 पर बजी थी। तो नेक्स्ट टाइम कितने बजे बजेगी, ये आपसे पूछा है। ऐसे केस में कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा हम एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम कितना आ सकता है? 12 15 तो 60 हो जाएगा, लेकिन 18 को बुरा लगेगा। तो एलसीएम आपको लेना पड़ेगा एक्चुअल में 180 सेकेंड। 180 वो एक समय आएगा जिसपे सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। क्यों? क्योंकि 12, 24, 36 ऐसे करते 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 180 कहीं ना कहीं आएगा। ऐसे ही 15 के पहाड़े में भी 180 कहीं ना कहीं आएगा। और ऐसे ही 18 के पहाड़े में भी 180 आएगा। तो तीनों का मिलना कहां होगा? 180 पे। 180 वो समय होगा जहां तीनों का बजना एक साथ होगा। और 180 सेकेंड को अगर मैं 60 सेकेंड से भाग दे दूं, तो इसका मतलब हर 3 मिनट में वो एक साथ बजेंगी। आखिरी बार 10:30 पे बजी थी, तो इसमें 3 मिनट और जोड़ दो। अगली बार 10:33 पर उनका एक साथ बजना होगा। ए आपका आंसर आएगा। बताइए, समझ में आया? हाँ भाई, देखो, आपको हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन शायद कुछ फिर कोई नए बच्चे हैं। एक बार क्लास शुरू हो गई तो कोई फालतू की इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई की बातें होंगी। आप कोई भी कमेंट करोगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको, है ना। सिर्फ जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बात करोगे, डाउट पूछोगे तो जवाब मिलेगा। हाँ, है ना। हर 3 3 मिनट में बजना होगा, तो 10:33, उसके बाद 10:36, ऐसे 3 मिनट में वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए, एक और सेम टाइप का सवाल है, सभी का आंसर आना चाहिए। बताएं। 4 घंटियां हैं, एक हर 30 मिनट में, 1 घंटे में, 1 घंटे 30 मिनट में, 1 घंटे 45 में। चलो आपको देते हैं, पहले देखते हैं आप क्या करते हो, बताओ। हाँ, ओके। हाँ, देखिए, 4 घंटियां हैं हर 30 मिनट में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 1 घंटे 30 मिनट का मतलब होता है 90 मिनट, हाँ या ना। 1.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 90 मिनट। और 1 घंटे 45 मिनट का मतलब क्या है? 60 मिनट प्लस 45, मतलब 105 मिनट। यही है क्या? सबको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे लिए एलसीएम निकालना आसान हो जाएगा, है ना। तो इनका मुझे सभी का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूंगा तो इनमें आ जाएगा 180 एलसीएम। इनका एलसीएम तो 180 हो जाएगा, है ना। 180 से सब हो जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है 105 का। 105 को अगर हम तोड़ेंगे तो 3 से 3 बार, और
35 का 3 गुना होता है, 35 को तोड़ेंगे तो 7 और 5 होता है, 5 तिया 15, 15 तो इसके अंदर है, 7 नहीं है, 7 से गुणा करेंगे तो एलसीएम आएगा 1260। हर 1260 मिनट में इनका एक साथ बजना होगा। मिनट को घंटे में बदलने के लिए फिर से 60 का भाग देंगे तो हर 21 घंटे बाद, आफ्टर 21 आवर्स। तो अगर आज दोपहर के 12 बजे घंटियां एक साथ बजी हैं तो इसके 21 घंटे बाद, देखो आज आप ऐसे समझ लो कि अभी दोपहर का 12 बज रहा है, तो 21 घंटे बाद मतलब कल सुबह 9 बजे, ये पीएम है, तो अगले दिन सुबह 9 बजे तीनों घंटियों का एक साथ बजना होगा, मतलब डी वाला आंसर आएगा। बताइए, समझ में आया? सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, मिनट है आवर्स में बदला, हर 21 घंटे बाद वे एक साथ बजेंगी। अगर अभी 12 बज रहा है तो सोचो 21 घंटे कैसे कैलकुलेट करोगे? अगर अभी 12 बज रहा है तो 24 घंटे बाद क्या होगा? 12 के ठीक 24 घंटे बाद कल के 12 बजेंगे, लेकिन 3 घंटे कम है तो 3 घंटे पीछे कर दो, 12 में से 3 घंटे कम करोगे 9 बजे, अगले दिन सुबह 9 बजे उनका एक साथ बजना होगा। बताएं, कोई समस्या? ठीक है, चलो सेम क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए। यहां पे धावक हैं, रनर्स हैं, लेकिन करने का तरीका एकदम सेम रहेगा। अ, एक 10 मिनट में चक्कर लगाता है, एक 5 मिनट में लगाता है, एक 20 मिनट में लगाता है। तीनों अगर एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे तो मुझे बताओ, कोई ना कोई एक समय तो ऐसा जरूर होगा। सोचो, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है, एक यहां खड़ा है ना? ये दौड़ना शुरू करेगा, फिर एक और दौड़ना शुरू करेगा, एक और दौड़ना शुरू करेगा, तो कोई ना कोई एक समय तो ऐसा जरूर आएगा जब सब के सब एक साथ मिलेंगे। हाँ या ना? है ना? मतलब हमें इस बार भी क्या निकालना है? सिंपल एलसीएम निकालना है, और इनका एलसीएम दिख ही रहा है 20 मिनट। तो अगर वो दौड़ते रहेंगे तो 20 मिनट एक ऐसा समय होगा जहां पे तीनों की मुलाकात होगी, तीनों का मिलना होगा। ओके, ठीक है, चलिए, आसान था। फिर एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये अब अच्छा सवाल है, पढ़ लो इसको भी। ठीक है, थोड़ा सा आज नेटवर्क का इशू हो सकता है ना? क्योंकि यहां पे हो रही है बारिश जोरदार, और थोड़ा सा नेटवर्क आज सुबह से दिक्कत दे रहा है, तो शायद थोड़ी बहुत समस्या वीडियो में आज हो सकती है ना?
वैसे होती बहुत कम है, लेकिन आज थोड़ी हमें दिखाई दे रही है कुछ प्रॉब्लम। मध्य प्रदेश में वैसे भी भयंकर बारिश चल रही है। आज इंदौर की बारी है, तो थोड़ा सा इंटरनेट हमारा आज दिक्कत दे रहा है। हाँ, देखिए, एक दूध वाले के पास दो कैन हैं जिनमें 45 लीटर और 75 लीटर दूध है। कैन समझते हो ना, जैसे एक बड़ी सी कैन है कुछ इस प्रकार की, है ना, ऐसे उनके पास जो कैन आती है, हालांकि ये उतनी अच्छी नहीं बनी है। एक 45 लीटर की है और एक जो है 75 लीटर की है, कुछ इस प्रकार की, है ना। और इनके पास उसके अधिकतम क्षमता क्या हो कि दोनों को वो माप सके, है ना, दोनों को वो मेजर कर सके, ऐसा क्या होना चाहिए, ये आपसे यहां पे बोला गया है। देखो, आपको पता है ना, दूध वालों के पास एक इस प्रकार का लीटर वाला होता है जिससे वो दूध मापते हैं, है ना। तो हमें एक ऐसा पात्र चाहिए, एक ऐसा बर्तन चाहिए जिससे वो दोनों को मेजर कर सके, दोनों को वो माप सके, है ना। तो इस बार हम एक्चुअल में 45 और 75 का HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, है ना। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, 15 होगा। मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका भाग दोनों में जाए, है ना, एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका भाग दोनों में जाए। तो 15 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसका भाग 45 में भी जाएगा, 15 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसका भाग 75 में भी जाएगा, मतलब 15 लीटर का सबसे बड़ा वो बर्तन हो सकता है। इससे बड़ी और कोई ऐसी संख्या नहीं हो सकती है जिसका भाग दोनों में जाए। बताइए, समझ में आया? हाँ, ठीक है भाई। ओके, फंडा क्लियर है, इसको पढ़े। ठीक है, HCF हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें ऐसा कॉमन नंबर चाहिए। भाई आप खुद सोचो, 15 लीटर का बर्तन होगा तो 15 लीटर से इसको 3 बार माप सकोगे, इसको 5 बार माप सकोगे, है ना। क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, कैसे हम उसको मापेंगे, जिसका भाग दोनों में जाएगा, ऐसी संख्या में सोचनी पड़ेगी। हम्म, क्या बात है, कुछ लोग तो एकदम तैयार बैठे हैं। 1001 पेन है और 910 पेंसिल है ना। इन दोनों को हमें बच्चों में बांटना है, हर बच्चे को बराबर संख्या में पेन और पेंसिल मिले। तो ऐसा क्या हो सकता है, मतलब हमें फिर से कॉमन देखना पड़ेगा। देखो, HCF कब लेते हैं, जब हमें दोनों में से कुछ कॉमन लेना हो, कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में कॉमन निकलेगी, तो हम वापस से HCF लेंगे और यहां HCF कितना आएगा, 91 आएगा। 91 वो संख्या होगी जिसका भाग दोनों में जाएगा, है ना। हर छात्र को अगर हम बराबर संख्या में पेन और पेंसिल देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम जो बड़ा नंबर हो सकता है जो दोनों में कॉमन होगा वो क्या होगा, 91, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हम HCF लेंगे। हालांकि आपको एक चीज और बताता हूं, 1001 हमारे पास पेन है और 910 क्या है, पेंसिल है। ये पेन हो गए और ये क्या हो गई, ये पेंसिल हो गई। हमें HCF मिला है 91, 91 का भाग इसमें दोगे तो हमारे पास हर बच्चे को 11 पेन देने की कैपेसिटी है और हर बच्चे को 10 पेंसिल देने की कैपेसिटी है। लेकिन आपसे बोला है कि जितने पेन देंगे उतने ही पेंसिल भी देना है।
तो हम हर बच्चे को 11 पेन दे सकते हैं, हर बच्चे को 10 पेंसिल दे सकते हैं, लेकिन बराबर संख्या में देना है। तो क्योंकि पेंसिल 10 से ज्यादा नहीं दे सकते तो पेन भी 10 देंगे, मतलब हम हर बच्चे को 10 पेन और 10 पेंसिल देंगे। ये पूछा नहीं है, ये मैं आपको अलग से बता रहा हूं, इसको पूछा नहीं गया है, पूछा तो उन्होंने बस इतना ही था, लेकिन उसकी थोड़ी और गहराई में हम जा रहे हैं कि अगर हर बच्चे को पेन देंगे तो 11 पेन दे सकते हैं, हर बच्चे को पेंसिल देंगे तो 10 पेंसिल देंगे। तो पेन हमारे पास ज्यादा है, पेंसिल कम है, लेकिन दोनों बराबर बराबर देना है, तो हर बच्चे को 10 पेन और 10 पेंसिल दिए जा सकते हैं। ये है ना, तो 10 पेन और 10 पेंसिल दे सकते हैं। अगर पूछा जाता उस केस में आंसर आपका 10 आता, हालांकि ये पूछा नहीं है आपसे। ठीक है, हाँ, ऑप्शन से इजी हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 13 से डिवाइड हो रहा है, कोई बच्चे बोल रहा है 13 से डिवाइड हो रहा है। प्रभु आपको अभी तक एचसीएफ का मतलब ही समझ नहीं आया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इस सत्य के ज्ञान की खोज करें आप पहले। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार और सुंदर सा सवाल है, पढ़ें आप इसको अच्छे से। बाकी पेन का क्या होगा देखेंगे, अब स्कूल खुलेगी जब उनको भी बांट देंगे। पढ़ लिया। एक हॉल है, ठीक है, हम एक हॉल डिजाइन कर देते हैं। जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना तब तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें आपको पूरी बताएंगे, पूरा बढ़िया डिजाइन कर करके बताएंगे। फिलहाल आपको एक ऐसे ही छोटा सा बता देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए एक हमारे पास हॉल है जिसकी लंबाई 68 ले लेते हैं मीटर में, और ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई 51 ले लेते हैं मीटर में, जो कि दिया है ना। इस हॉल के फर्श पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी, यह आपसे पूछा है। प्रश्न बहुत छोटा है लेकिन इसके अंदर बहुत सारे हिडन मीनिंग है। पहली बात, जब आप मेंसुरेशन चैप्टर पढ़ोगे ना, क्षेत्रमिति पढ़ोगे, तब आपको इसका बेसिक और अच्छे से मैं बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे समझ लें कि जब भी आपसे किसी भी प्रकार की संख्या पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, यहां देखेंगे एरिया ऑफ हॉल, मतलब पूरे हॉल का क्षेत्रफल कितना है ना, और उसमें एक टाइल्स कितनी जगह घेर रही है उसका भाग देंगे एरिया ऑफ वन टाइल। एक टाइल्स जो है एक फर्श पे वो कितनी जगह घेर रही है इसका भाग दे देंगे, तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता चल जाएगा। ये कंसेप्ट मैं आपको मेंसुरेशन में और बेटर समझाऊंगा, है ना। यहां पे आप बस इसको थोड़ा बस इतना याद रखने की कोशिश करें कि हमारे पास टोटल एरिया कितना है और एक टाइल्स कितनी जगह घेरेगी। सोचो आप, मान लो हमारे पास टोटल क्षेत्रफल जो है वो 100 है, और मैं कहूं कि एक टाइल्स 5 स्क्वायर फीट की जगह घेरेगी, तो कितनी टाइल्स लगेगी, तो आप कहोगे सर 20 टाइल्स लगेगी। यही बेसिक बात है। तो यही चीज हमें यहां करना है, हमें हॉल का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं 68 इंटू 51, लेकिन हमें चाहिए एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल्स का क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा, उन्होंने बोला है टाइल्स जो है वो वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए इंटू ए, भुजा गुणा भुजा। यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि हम 68 और 51 का एचसीएफ लेंगे, और एचसीएफ कितना आएगा 17, और यही आंसर आएगा, लेकिन 17 ऑप्शन में उन्हें दिखाई नहीं देता, है ना। तो 17 आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा वो थोड़ा आप सुनने का प्रयास करना। 17 क्या है पहले तो मैं ये वो बताता हूं। 17 वो अधिकतम लंबाई है जो टाइल्स की हो सकती है, और अगर लंबाई 17 होगी
तो चौड़ाई भी कितनी होगी 17। 17 एक ऐसी संख्या है जो इन दोनों के पहाड़े में आती है। तो और उन्होंने बोला है वर्गाकार, मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों एक जैसी होनी चाहिए। तो 17 सबसे बड़ी लंबाई हो सकती है और सबसे बड़ी चौड़ाई हो सकती है। तो जो टाइल्स है वो 17 बाई 17 की होगी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 17 से कैंसिल होगा 4 बार, 17 से कैंसिल होगा 3 बार। तो एक्चुअल में कितनी टाइल्स लगेंगी? 12 टाइल्स लगेंगी। बी आंसर इसका। आया? ठीक है। अगर आप इसको ऐसे समझोगे ना तो मैं बताता हूं। जैसे 68 है, ऐसे में 51 है, तो एक ये लाइन हो गई, नहीं, ऐसे में आपकी क्या हो जाएगी? 1 2 3 और 4। और ऐसे में कितनी? 51 है ना, तो ऐसे में एक ऐसे हो जाएगी और एक ऐसे हो जाएगी। अब देखो आप, ये भी 17 है, 17 है, 17 है, 17 है, 4 बार 17 है मतलब 68। और ऐसे भी 17 है, 17 है और 17 है। तो गिनो जरा कितनी टाइल्स लगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइल्स लगेंगी। और हर टाइल्स की लंबाई कितनी है? 17, और चौड़ाई भी कितनी है? 17। तो 17 बाई 17 की कितनी टाइल्स लग गई? 12। लेकिन ऐसे आप हर बार कर नहीं सकते। ठीक है। मेन बात क्या है, आप इनका एचसीएफ लेंगे 17 आएगा। 17 क्या है? 17 टाइल्स का क्षेत्रफल है। एक बात चलो और आपको बताता हूं, अगर आपने यहां पे ध्यान दिया हो तो उन्होंने बोला है कम से कम, है ना? उन्होंने इंग्लिश में बोला होगा कहीं पे, कहां गया है, एटलीस्ट, है ना? इसका मतलब मैं आपको और समझाता हूं, शायद इससे और आपको समझ में आए। कम से कम शब्द का मतलब है, जैसे आपके घर पे टाइल्स लगानी है और मैंने कहा कि कम से कम टाइल्स लगानी है, मतलब टाइल्स बहुत ज्यादा छोटी छोटी नहीं लगानी है। अगर मैं कम से कम टाइल्स का यूज करना चाहूंगा तो मुझे साइज बड़ा करना पड़ेगा। मैं आपसे बोलूंगा कि भाई साहब ये आपका हॉल है और टाइल्स कम लगाना, लगाना तो पूरे में है लेकिन टाइल्स कम लगाना, मतलब टुकड़े कम लगाना। भाई एक तरीका ये हो सकता है कि मैं बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े लगा दूं, ये बहुत सारी टाइल्स हो गई। एक तरीका ये हो सकता है कि आपने बढ़िया इंपोर्टेड एक बड़ी सी टाइल्स लाए और 2 टाइल्स के टुकड़े में पूरा हॉल कर दिया। तो मैं कहूंगा कि टाइल्स कम से कम लगाना। तो आप बोलोगे सर अगर टाइल्स कम लगाने का आप बोलोगे ना तो हम साइज बड़ा कर देंगे। फिर मैं बोलूंगा ठीक है साइज बड़ा होगा चलेगा, लेकिन टुकड़े ज्यादा नहीं होने चाहिए। समझे? तो उन्होंने बोला है कम से कम टाइल्स होनी चाहिए। तो कम से कम टाइल्स कब लगेगी? जब हम साइज बड़े से बड़ा ले सकते हैं। तो बड़े से बड़ा साइज 17 है। 17 एक ऐसी संख्या है जो 68 के भी पहाड़े में आती है और 51 के भी पहाड़े में आती है। तो आप अगर सबसे बड़ी टाइल्स का साइज ले सकते हो तो वो 17 है, लंबाई भी 17, चौड़ाई भी 17। ये सबसे बड़ी टाइल्स यहां पे आएगी। अब समझे मतलब? इसलिए हमने 17 लिया कि भाई सबसे बड़ा साइज क्या हो सकता है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या हो सकता है, ये हो सकता है, इससे बड़ा साइज नहीं लग सकता। तो एसी हम कितनी टाइल्स लगा सकते हैं? 12 टाइल्स लगा सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। हॉल की लंबाई चौड़ाई और टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई, इससे मिल गया कितनी टाइल्स यहां पे लगेंगी। अब शायद आप समझे हो। चलो एक और, एग्जैक्ट टाइल्स आएंगी। ऑप्शन में 17 होता तो तुम जरूर 17 लगा के भाग आते। रिकॉर्डेड देख सकते हैं आप क्लासेस को। हम्म 5 किलोमीटर की दूरी वाले एक वृत्ताकार पथ पर ए बी सी एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय क्रमशः 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ मिसिंग है क्या इसमें? ए बी और सी दौड़ना शुरू करते हैं। एक सेकेंड।
इसमें ना, हाँ, क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्रमशः यहां पे 2 1/2 मिसिंग है, इसको ऐड कर लेना आप। और इंग्लिश में भी स्पीड ऑफ 2 1/2 किलोमीटर पर आवर, इसको यहां से हटा के ये कर लेना, ये मिसिंग है। अब पढ़ लो आप, अब ये ठीक है क्वेश्चन। अगर उस सवाल में अधिक से अधिक होता तो हम टाइल्स छोटी से छोटी लेते, जितनी छोटी से छोटी टाइल्स लगा सकते थे। तो छोटी से छोटी टाइल्स क्या लगाओगे, 1/1 की लगाओगे, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता। एचसीएफ 1 से छोटा होता नहीं। हम्म 5 किलोमीटर का एक वृत्ताकार पथ है, मतलब आप समझ लो कि एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर है, यहां से यहां तक है ना। 5 किलोमीटर आपको ऑलरेडी गिवन है। ए बी सी तीनों एक ही जगह खड़े हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, सबकी स्पीड आपको दी हुई है। तो आरंभिक बिंदु पर वे पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब घूम फिर के वो उस पॉइंट पे कितनी देर बाद मिलेंगे, ऐसा आपसे कहा गया है ना। अब कितनी देर बाद मिलेंगे, मतलब आपसे पूछा गया है समय, आपसे पूछा गया है टाइम। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कितने समय में वो मिलेंगे, तो आपको समय चाहिए, है ना। और जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हम एलसीएम निकालते हैं। हमने धावक वाला सवाल किया, लाल बत्ती बत्ती जलने वाला घंटी वाला सवाल किया, इनमें एलसीएम लेते हैं। तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि भाई ये एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेते हैं, फिर उसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो सुनो, देखो, ए को भी 5 किलोमीटर दौड़ना है, बी को भी 5 दौड़ना है, सी को भी 5 दौड़ना है। ए की स्पीड क्या है, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। बी की स्पीड क्या है, 3 है। सी की स्पीड क्या है, 2 है। 5 में 2.5 का भाग जा सकता है तो 2 आएगा। 5 किलोमीटर 2.5 की स्पीड से मतलब 2 घंटे। 5 किलोमीटर 3 की स्पीड से भाग नहीं जाएगा, मत जबरदस्ती करो, रहने दो। 5 में 2 का भाग जाएगा, पॉइंट में आएगा, मत करो। अब मुझे बताओ, ये 2 है, क्या इसके बटे में 1 लिख सकते हैं? और हमें जो भी आएगा इसका हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। एलसीएम ही निकालोगे ना। और मैंने आपको भिन्न का एलसीएम निकालना पहले दिन सिखाया था क्या? भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम और नीचे वाले नंबर्स का एचसीएफ। तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा, और इनका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब उनकी मुलाकात कितने घंटे बाद होगी, 10 घंटे बाद होगी। सी आंसर आएगा। बोलो। ठीक है, आपको बोलोगे सर हमें तो समझ ही नहीं आएगा, ऐसा कैसे करेंगे? सब आएगा, अभी समझ में आया तो बाद में भी आएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है कि कितने समय में, मतलब हमें आंसर समय में देना है। समय कैसे निकलेगा, तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस सबकी 5 किलोमीटर है, सबने दूरी कितनी तय करी है, 5 किलोमीटर तय करी है। और सबकी चाल कितनी है, 2.5, इसकी क्या है, 2.5 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर पर आवर और ये भी किलोमीटर पर आवर। तो इससे निकलेगा सबका समय, और समय का एलसीएम ले लेंगे। तो भिन्न का एलसीएम, फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वाले नंबर्स का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो कितना आएगा, 10 घंटे। ये आंसर आ गया भाई, ये समय है तो आंसर भी समय में आएगा। हम्म अब आया समझ में? ठीक है। हाँ, अब जो ये वाले जो सवाल आ रहे हैं थोड़े से हाई लेवल हैं, जो अभी आपको इसके पहले कराए थोड़े से इजी थे, थोड़े से ये लेवल वाले सवाल हैं, लेकिन 2 3 क्वेश्चंस करोगे आने लगेगा समझ में।
गुड। पॉइंट में नहीं लाएंगे हम, पॉइंट में लाएंगे तो अपनी समस्या बढ़ेगी। हम्म, चलो बता दें। आपसे कहा गया है एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर, 42 और 63 लीटर, तीन टाइप के अलग अलग दूध हैं। इन दूध को केनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि सब में बराबर मात्रा में दूध आए। तो कितने लीटर की कैन हो कि सबकी संख्या, उनकी संख्या है। देखो, एक उसके पास 21 लीटर दूध है, दूसरा वाला 42 लीटर है, डबल टोन्ड है ना। पहला नॉर्मल है, दूसरा टोन्ड है और तीसरा डबल टोन्ड है। 63 लीटर दूध है। इन सबको वो कैन में बराबर बराबर भरना चाहता है ना। इन सबको वो बराबर बराबर करना चाहता है। तो कितनी कैन होनी चाहिए? देखो, अब यहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे, आप आज की क्लास का एक बार रिवीजन करना। उसके बाद थोड़ी सी जब प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी ये कंफ्यूज नहीं होंगे कब एलसीएम लेना है कब एचसीएफ, है ना। जैसे आप में से कई लोगों को कंफ्यूजन हो भी रहा है, कुछ लोग लिख भी रहे हैं। लेकिन मैं वापस से आपसे एक ही सवाल पूछता हूं कि आपने अगर ये सवाल पहले करे ही नहीं तो कंफ्यूजन कैसे दूर होता, है ना। अब पढ़ रहे हो, कंफ्यूजन कब होता है? जब पढ़ते हैं, है ना। अगर कभी पढ़ो, बोलते ना नो स्टडी नो गेन, है ना। नो स्टडी नो कंफ्यूजन। पढ़ोगे ही नहीं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन कब होगा? जब पढ़ेंगे। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, है ना। तो अभी आप पढ़ रहे हो, एक बार रिवीजन करोगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, आप समझने लगोगे कब एलसीएम लेना है कब एचसीएफ लेना है। इसलिए शांतिपूर्वक पढ़ते चलो। अभी अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मत मानो, आप एक्सपर्ट बनने वाले हो नहीं अभी, है ना। बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए पहले सीखो, फिर आपको आगे समझ में आएगा कब क्या करना है। तो देखो, यहां पर हमें क्या बोला गया है, हमारे पास ये अलग अलग हैं और हमें इन्हें बराबर, हमें फिक्स केन लेनी है जिनके अंदर हम बराबर मात्रा में ये पूरा दूध भर सकें। तो ऐसी कितने साइज की केन होनी चाहिए? तो केन ऐसी होनी चाहिए जो सभी में कॉमन हो। मतलब मैं एचसीएफ लूंगा और इन सब में एचसीएफ आपको दिख ही रहा होगा, ये सब 21 के पहाड़े में आते हैं। तो हर कैन जो होगी वो 21 लीटर की होगी। तो ये अगर 21 लीटर दूध है और कैन भी 21 लीटर की है तो एक कैन में काम हो जाएगा। ये 42 लीटर दूध है और 21 लीटर की कैन होगी तो दो कैन में काम हो जाएगा। और 63 लीटर दूध है, 21 लीटर की कैन होगी तो 3 कैन में काम हो जाएगा। तो मुझे 6 कैन लगेगी 21 लीटर की। 21 वो सबसे बड़ा नंबर है जो सब में कॉमन है और सबसे बड़ी संख्या का हमें केन ले सकते हैं, है ना। भाई आप सोचो 20 लोगे तो 20 का भाग जाएगा ही नहीं। तो अगर मेरे पास 1 2 और 3 टोटल 6 केन होंगी तो 6 केन के अंदर ये पूरा दूध भी आ जाएगा और पूरी 6 की 6 केन जो है 21 लीटर की होगी। 21 से बड़ी संख्या कोई हो भी नहीं सकती। हम्म, ठीक है। होगा भी, शुरुआत में एलसीएम ले लोगे, कभी कुछ कर लोगे, सब समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। ओके है। और एक सवाल लेते हैं, चलो इसको देखो। टोन्ड का मतलब क्या होता है? क्रीम निकाल लेते हैं, मलाई निकाल लेते हैं, फैट निकाल लेते हैं उसमें से। हम्म, देखो, इंग्लिश की 336 किताबें हैं, मैथ्स की 240 किताबें हैं
और साइंस की 96 किताबें हैं। इन्हें हमें प्रॉपर स्टेक्स में जमाना है, मतलब जो पूरा रहता है ना, जहां बुक्स को पूरा जमाते हैं उसे स्टेक्स बोलते हैं। तो ऐसे स्टेक्स होने चाहिए जहां पे पूरी बुक्स हम जमा सकें, और वो भी उसमें भी वही है कि सेम नंबर, अगर एक में 10 रखाएंगी तो हमें सभी 10-10 किताब रखने वाले ही पूरे स्टैंड चाहिए। ऐसे कितने स्टैंड होने चाहिए? तो वापस से आप क्या करेंगे, आप एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ क्या हो सकता है? आप चाहें तो एचसीएफ के लिए डिफरेंस मेथड लगा दो। सबसे कम डिफरेंस नहीं, सबसे कम डिफरेंस इनमें नहीं है, सबसे कम डिफरेंस इन दोनों में है। तो अगर इन दोनों में आप देखोगे कितने का डिफरेंस है, तो इनमें 96 का डिफरेंस है, लेकिन 96 में ये आता नहीं है ना। तो 96 को अगर आप तोड़ोगे तो 48 और 2 में टूट सकता है। 48 के पहाड़े में ये सब आते हैं, तो इनका एचसीएफ पता है कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। डिफरेंस मेथड आपको सबसे पहले दिन सिखाई थी। तो 48 वो है कि एक स्टेक में 48 बुक्स रख सकते हैं, और 48 अगर रखेंगे तो एग्जैक्ट सारी किताबें जो हैं आराम से रखा जाएंगी। 48 वो है ना। तो हम 336 में 48 का भाग देंगे, 240 में 48 का भाग देंगे, और 96 में 48 का भाग देंगे। कितनी किताबें आ जाएंगी? 2। कितनी किताबें आ जाएंगी? 5। और यहां कितनी किताबें आ जाएंगी? तो ये हो जाएगा आपका कितना? ये होना चाहिए आपका 7, है ना। हाँ, 7 यहां पे। तो 7 स्टेक, 5 स्टेक और 2, 7 5 12 और 2, टोटल 14 स्टेक लगेंगे। हमारी किताबें एग्जैक्ट पूरी पूरी जम जाएगी, कोई किताब बचेगी भी नहीं, सारी फिट हो जाएगी, है ना। किताब बचनी भी नहीं चाहिए। तो अगर मैं एक ऐसा स्टैंड लेता हूं जिसमें 48 किताबें रखाएंगी, तो ऐसे मुझे कितने 14 स्टैंड लेने पड़ेंगे जिसमें किताब सारी जमेगी, और एग्जैक्ट जमेगी, ना कम ना ज्यादा, ना बचेगी ना ज्यादा होंगी। ये इसका मतलब है। ठीक है, इस पे आइए। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया और उसे 3239 रुपए देना था, लेकिन वो कुछ दिन अनुपस्थित रहा और उसे 2923 रुपए दिए गए, है ना। अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, मतलब उसे कितने रुपए मिलते थे? हम्म। ओके है। देखो क्या होगा, उसकी एक सैलरी फिक्स होगी, ठीक है। वो जितने दिन आएगा उस हिसाब से उसको पैसा मिलेगा, और वो 3239 कमाएगा। मान लो कि वो महीने में 30 दिन आएगा, एक दिन की सैलरी मुझे नहीं पता, तो उससे जब गुणा करेंगे तो इतनी सैलरी बनेगी। अगर मान लो वो 4 दिन छुट्टी पे रहा, या मान लो एक ही दिन छुट्टी पे रहा, तो वो 29 दिन आएगा, लेकिन उसको जितना रोज मिलता है वो तो मिलेगा, तो उसकी सैलरी 2923 बनी। मतलब दोनों में कॉमन क्या है? ये तो फिक्स है कि एक दिन का मान लो उसको 80 रुपए मिलना है तो मिलेगा भाई, 30 दिन आओगे तो 30 का गुणा, 29 दिन आओगे तो 29 का गुणा, लेकिन एक दिन की सैलरी उसकी फिक्स है, इतना तुम्हें मिलेगा। मतलब आप समझो, अगर मैं 80 में 30 का गुणा करूंगा और अगर 80 में 29 का गुणा करूंगा, दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 80। और 80 क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो जो भी आंसर आएगा उसमें कोई ना कोई संख्या कॉमन होगी, मतलब मुझे यहां पे क्या निकालना है? सिर्फ एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए हम डिफरेंस मेथड लगाएंगे, वही सबसे इजी रहेगा। 9 में से 3 गया, 3 में से 2 गया, और 32 में से गया, तो ये कितना आ जाएगा? 316। यही आएगा क्या? 9 में से 3 गया, 3 में से 2 32, 29 गया तो 316। लेकिन 316 तो एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर तो इन दोनों में हो नहीं सकता, तो हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। मुझे दिख रहा है कि यह संख्या 4 से डिवाइड हो सकती है, तो 4, क्योंकि देखो जो भी कॉमन आएगा वो एक ऑड नंबर आएगा, एक विषम संख्या आएगी। तो मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 इंटू 7 28, और 4 इंटू 9 36, 79 इंटू 4 79 का देखो 4 तो हो नहीं सकता, 4 इनके अंदर आएगा ही नहीं क्योंकि विषम संख्याएं हैं।
तो 79 के आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि 79 और टूटेगा नहीं, 4 टूटेगा तो भी फर्क पड़ेगा नहीं। तो डेफिनेटली इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 79 होगा। मतलब उस नौकर को हर दिन, एक दिन का कितना मिलता था, 79 रुपए उसको मिलता था। तो अगर हम उसको 3239 रुपए दे रहे हैं, जबकि एक दिन की सैलरी 79 है, तो क्या हो सकता है। यहां पे बेस्ट रहेगा, कैलकुलेशन करने के बजाय आप यूनिट डिजिट कंसेप्ट लगाओ। 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए, सोचो। 9 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 9 आ जाए। 9 इंटू 0 0, 9 इंटू 9 81 का 1 होता है ना। फिर 9 इंटू 8 72 होगा, 9 इंटू 1 9 होगा, 81 आंसर 100% आएगा, करके देख लेना आप। 81 डेज, 81 दिन उसकी उपस्थिति रहेगी। एकदम डिटेल में छोटी छोटी बातों को बताते हुए सारी चीजें आपको बताइए मैंने। नहीं नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। 9 इंटू 1, 9 9 जा 81, 81 ही आना चाहिए ना। अगर ये 80 होता, उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी। अरे यार मैं डेज क्यों निकाल रहा हूं, सॉरी, पूछा ही नहीं है ना। 79 आंसर आएगा, डेज तो पूछा ही नहीं है। आपसे सिर्फ यही पूछा है कि उसको कितना मिलता है, मैं डेज में दिमाग चला रहा हूं कि कितने डेज पूछे, वो तो आपसे पूछा ही नहीं है। अगर इसको मैं 79 से डिवाइड करता तो पता चलता कितने डेज वो आया, लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं है। यही आंसर है। ठीक है, हम थोड़ा आगे निकल गए थे। इसमें हमने 4 का भाग दिया, 316 में 4 का भाग दिया तो 79 आया। मतलब 79 और 4 का गुणा करोगे तो 316 आएगा, ऐसे आया ये। डिफरेंस मेथड, एचसीएफ की ये डिफरेंस मेथड है, पहले दिन आपको डिफरेंस मेथड सिखाइए। हाँ, 41 आएगा, वैसे भी 81 नहीं आएगा, सही है। चलो आगे बढ़े। ठीक है ठीक है ठीक है। एक किसान के पास 945 गायें हैं और 2475 भेड़ हैं, है ना। कुछ उसके पास शिप्स हैं और ये काउज हैं, है ना। इन्हें हर झुंड में बांटना है, और प्रत्येक झुंड में गाय और भेड़ अलग 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 झुंड बनाने हैं, लेकिन सब सेम होना चाहिए। अधिकतम कितना बड़ा हो सकता है एक झुंड, अगर उन झुंड में जितने पशु हैं उतनी ही उनकी संख्या हो। ओके भाई, ठीक है। हाँ, हमें इनके क्या बनाने हैं, झुंड बनाने हैं, फ्लॉक्स बनाने हैं, कि फिक्स आए, है ना। और जैसे मान लो 4 4 का पेयर बन सकता है, तो 4 4 जानवरों के कितने झुंड हम बना सकते हैं ये। तो ये झुंड किस पे डिपेंड करेगा, इनकी संख्या पर। मतलब हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन हो, ताकि वो दोनों के पहाड़े में आता हो। तो हम यहां लेंगे एचसीएफ, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, उतने ही जानवर एक झुंड में रखे जा सकते हैं। तो अगर आप यहां पे इनका एलसीएफ निकालोगे, तो देखो 945 के पहाड़े में तो ये आता नहीं, मतलब आंसर 945 से कम में आएगा। और अगर मैं दोनों का डिफरेंस लेने जाता हूं तो 07 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा, 24 में से 9 जाएगा तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1530 आ जाएगा। 1530 पॉसिबल है नहीं, है ना। 5 से अगर मैंने डिवाइड किया तो 5 से 3 बार और 6 बार और 5 बार, ठीक है। 306 से काम बनेगा नहीं। और 5 से नहीं, 6 से, 6 पंजे 30, 6 एकम 6, और ये 5 और 6, है ना। हम्म।
ठीक है, 17 का 17 पंजे 85 और नहीं जाएगा। यहां पे बहुत टुकड़े टुकड़े करते जाओगे ना तो 45 आएगा। ठीक है, 45 इनका एचसीएफ आएगा। 45 वो संख्या होगी जिसका भाग दोनों में जाएगा, है ना। मतलब एक झुंड में आप अधिकतम कितने जानवर रख सकते हो? 45। तो अगर 945 गाय हैं और हमें 45 का ही झुंड बनाना है तो कितनी गाय आ जाए, कितने झुंड बन जाएंगे? 21। एक झुंड में एक झुंड में आप 45 जानवर रख सकते हो अधिकतम। और अगर 45 45 रखोगे तो ये सब के प्रॉपर झुंड बनेंगे, कोई भी बचेगा नहीं। इसलिए एचसीएफ लेना पड़ता है ताकि जितने झुंड बनाए कुछ बचे ना, सबके सब आ जाएं। तो ये 45 हो जाएंगे। और 2475 को अगर आप 45 से भाग दोगे तो 45 का 5 गुना होता है आपका। ठीक है, 45 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा और ये निकल जाएगा। इसके बाद वापस से 5 बार, तो टोटल 5 और 1 6 और 2 76 बनेंगे। तो आपका आंसर आएगा 45 और 76। हर झुंड में 45 जानवर, और ऐसे कितने फ्लॉक्स बनेंगे, कितने झुंड बनेंगे? 76। सी आंसर। वैसे 45 से आंसर हम सी दे सकते थे। ठीक है। हम्म गुणनखंड विधि से आप कर सकते हो। जैसे 945 है तो आप इसमें 3 का भाग दोगे, 3 का ही जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं। 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 5 15। 5 फिर 3 से भाग जाएगा तो 3 से जाएगा 1 बार और 5 बार। फिर 3 से भाग जाएगा कितनी बार? 3 तिया 9, 5 बार। फिर 5 से जाएगा 7 बार। फिर आपका 7 से जाएगा कितनी बार? 1 बार। ऐसे करोगे। ऐसे ही 2475 के गुणनखंड करोगे, जो कॉमन निकलेगा वो आएगा, तो आपका उससे भी 45 आएगा। थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस है तो डिफरेंस मेथड को भी तोड़ 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 के उससे भी 45 ला सकते हो। इतना पढ़ने के बाद अब ये तो मत बोलो कम से कम कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये तो बड़ी दया की बात है। ठीक है। हम्म ठीक है, इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, इतने झुंड बनेंगे, फ्लॉक्स बनेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 खेत हैं। एक का क्षेत्रफल 288 है, एक का क्षेत्रफल 408 है, एक का क्षेत्रफल 552 है ना। बराबर नाप की फूल की क्यारियां बनानी। जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना, हमेशा एचसीएफ ही निकालते हैं इन सवालों में। ये आपको अब समझ में आने लगा होगा। और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 4 मीटर है तो उनकी अधिकतम लंबाई क्या हो सकती है? ठीक है, आप कुछ मत करिए, आप तो सबसे पहले इनका एचसीएफ निकालिए, फिर आगे की पिक्चर में समझाता हूं करना क्या है। जस्ट एचसीएफ निकालिए आप तो इनका। हम्म ठीक है, अगर हम डिफरेंस मेथड पे जाएं तो सबसे कम डिफरेंस इन्हीं में है। अगर इसमें देखेंगे सबसे कम डिफरेंस 52 में से 8 जाएगा तो ये आपका 44 बचेगा। क्या? 144। 144 के पहाड़े में ये तो आता है लेकिन ये नहीं आता, है ना, और ये भी नहीं आता। तो 144 का और गुणनखंड करेंगे तो 144 को हम तोड़ सकते हैं 24 और 6 में। भाई 72 और 2 में भी तोड़ सकते हैं, 72 का डबल भी होता है। लेकिन 72 के पहाड़े में ये आता है, लेकिन 72 के पहाड़े में ये नहीं आएगा, तो 72 से भी काम नहीं बनेगा। तो इसको हम तोड़ते हैं 24 और 6 में, मतलब संख्या थोड़ी छोटी आएगी। 24 का भाग तो इसमें जाएगा ही जाएगा, 24 का भाग इसमें देकर देखते हैं तो 24 निकल जाएगा, बचेगा 16, इसमें भी जाएगा। और इधर अगर देखेंगे तो 24 का 48 और 72, यस 24 का भाग सब में जा रहा है तो इनका एचसीएफ पता है क्या आएगा? 24 आएगा।
ठीक है। अब एक बात समझना, इसके आगे कई लोगों को नहीं बनेगा कि सर इसके आगे क्या करना है, तो मैं समझाता हूं, है ना। हमें क्या करना है, ये हमारे पास अलग अलग खेत है, एक ये वाला खेत है, एक थोड़ा और बड़ा है, एक थोड़ा और बड़ा है, अलग अलग खेत हैं। इनमें हमें क्यारियां बनानी है ना, इक्वल लेंथ की रोज बनानी है। और दूसरी बात कि हर क्यारी की चौड़ाई उन्होंने फिक्स कर दी कि चौड़ाई सबकी 4 ही रहेगी, है ना। सबकी चौड़ाई 4 रहेगी, लेकिन लंबाई अलग अलग हो सकती है। अब आप ये सोचो कि ये सब आपको क्या दिया हुआ है, ये आपको क्षेत्रफल दिया है, ये क्या दिया है आपको, एरिया दिया है। तो जो एचसीएफ आएगा, ये भी क्या आएगा, एरिया आएगा। एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर में एरिया बराबर में क्षेत्रफल। तो हर क्यारी का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 24, और हर क्यारी की चौड़ाई क्या रहेगी, फिक्स बोल दी उन्होंने 4। देखो अगर ये रहेगा तो जो आप एक रो बनाओगे उसमें कॉमन क्या निकलेगा कि हमें 24-24 की क्यारियां बनानी है, 24-24 की हम वहां पे रोज बनाएंगे। ये 24 फिक्स हो गया। उसकी चौड़ाई भी उन्होंने बोली कि उसकी जो ब्रेड्थ है वो 4 होनी चाहिए। तो अब बताओ कि क्या हर क्यारी की लंबाई 6 होगी क्या, 6 आंसर आएगा इसका। समझे। हम्म, ठीक है। 24 क्या है, 24 है एक रो का एरिया जो, और अगर 24-24 में सब बनाएंगे तो सभी की प्रॉपर क्यारियां बन जाएंगी और कुछ भी बचेगा नहीं। एचसीएफ हम क्यों निकालते हैं, ताकि एक कॉमन नंबर पता चले जिसका भाग सब में जाए, ताकि कुछ भी बचे ना। तो एक रो का एरिया 24 हो सकता है, ब्रेड्थ 4 बोली दी है, चौड़ाई 4 बोल दी है, तो लंबाई कितनी होगी, 6 होगी। ठीक है। आपको बस एक काम करना है कि आज जब क्लास खत्म हो जाए तो जितने क्वेश्चंस करें इनमें थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाना है कि ये क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो जब तक खुद से रिसर्च नहीं करोगे, जब तक खुद से थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे, खुद से नहीं सोचोगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो तब तक समझ में नहीं आएगा। मैंने समझा दिया आपको, समझ में भी आएगा और आप थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन खुद से अगर एक बार लॉजिकल सोचोगे कि ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि देखो ये चीजें किताबों में तो होती नहीं है, किताबों में तो सीधा सीधा मेथड लिखा रहता है। अब हमने प्रैक्टिस करी, हमने दिमाग लगाया कि अच्छा इसका मतलब ये होगा, तो हमें याद है, इसलिए क्वेश्चन कैसा भी आएगा बन जाएगा। अगर रट्टा मारोगे, आप सोचोगे कि बस आंसर आ तो रहा है यार, छोड़ो क्या हो रहा है, तो ऐसे में आप ज्यादा लंबे खेल नहीं खेल पाओगे ना, आप बहुत प्रकार के क्वेश्चंस कर पाओगे। हर टाइप का क्वेश्चन करना चाहते हो, क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के दे करना चाहते हो, तो आपको खुद से सोचना भी पड़ेगा, खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी कि अच्छा ऐसा क्यों, क्यों लगाओगे तो समझ में आएगा। एक बार समझ लोगे, क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के देंगे आपसे बनेगा। इसलिए अपनी हैबिट्स बदलो। केवल आंसर लाना आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, जो कंसेप्ट है, जो मेथड है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह भी आपसे बनना चाहिए। इस पर भी दिमाग लगाया करो। और ये चीजें कहां से आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, इस पे R&D करोगे, रिवीजन करोगे, सब बनेगा। चलो यहां से टाइप चेंज है, यहां लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूं, यहां पे नया टाइप है ये। ठीक है, अब थोड़ा अलग टाइप में हम एंटर कर रहे हैं, पढ़ें। ये एक ऐसा टाइप है जिसमें हमें HCF निकालना पड़ता है ना। ये HCF पर बेस्ड टाइप है, आप पढ़ेंगे तो ही आपको पढ़ के थोड़ा सा अलग लगेगा। हम्म, वह बड़े से बड़ा नंबर आपको पता लगाना है जो 24, 60 और 84 से डिवाइड हो जाए, जो 24 से भी डिवाइड, 24, 60 और 84 पूर्णतः विभाजित होती हो। मतलब ऐसा नंबर पता लगाना है बड़े से बड़ा जिससे हम इन तीनों में भाग दे सकें। तो मुझे बताओ कि ये तो एचसीएफ की परिभाषा ही होती है ना, वो बड़े से बड़ा नंबर जिसका भाग सब में चला जाए, तो ये तो एचसीएफ की परिभाषा ही है।
तो आपको इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ बड़ी आसानी से आप बता दोगे, 12 ऑप्शंस का भी यूज कर सकते थे। 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसका भाग आप सभी में दे सकते हो। वेरी इजी। हाँ, आइए इस पे 99, 123 और 183, इन सबको भाग देने पर समान शेषफल बचना चाहिए। देखो, यहां पर जो ट्रिक लगती है उस ट्रिक का नाम है डिफरेंस। ये आपके लिए, बहुत सारे बच्चों के लिए नया टाइप, नया क्वेश्चन हो सकता है। थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से सुनना। वो बड़े से बड़ा नंबर पता लगाना है कि जिससे जब मैं 99 में डिवाइड करूं या 123 में डिवाइड करूं या 183 में डिवाइड करूं तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। मतलब अगर मैं यहां भाग दूं तो अगर 5 बचे तो इधर भी 5 बचना चाहिए, इधर भी 5 बचना चाहिए। तीनों का रिमाइंडर सेम होना चाहिए। वो कौन सा नंबर होगा जिससे भाग में सब में दे सकूं? तो इसका तरीका होता है डिफरेंस। क्या मतलब है डिफरेंस का? इन दोनों का डिफरेंस लीजिए 24, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए तो 3 में से 3 जाएगा, 18 में से 12 जाएगा। और इन दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हैं क्या? तो इनका डिफरेंस 84 आएगा। और डिफरेंस का एचसीएफ लेते हैं तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 12। तो 12 वो नंबर है कि जिसका भाग मैं किसी में भी दूंगा। करके देख लो आप, 99 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, 12 8 जा 96, 12 96, 96 निकल जाएगा, 3 बचेगा। 123 में अगर 12 का भाग दूंगा तो 120 चला जाएगा, 3 बचेगा। 180 चला जाएगा, यहां भी 3 बचेगा। तो 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जिसमें मैं भाग दूंगा और सब में रिमाइंडर सेम बचेगा। तो पहले हम डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस लेने के बाद एचसीएफ लेते हैं तो हमें नंबर पता चलता है। और हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, या ऑप्शन से भी कर सकते हो। हम्म अब जैसे ये वाला सवाल है तो इसको ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, इसको आपको मेथड से ही करनी पड़ेगी, है ना। एक नंबर है 556, एक नंबर है 763 और एक नंबर है 349, है ना। इन सब में किस नंबर का भाग दें कि हर बार 4 बचे? हर बार क्या बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। तो आप ऐसा करो, 4 ही हटा दो ना। ठीक है, अगर 4 सब में से हटा दोगे तो ये आ जाएगा 759। इसमें से 4 माइनस कर दोगे तो 345। हर बार 4 बचे तो अगर मैं 4 हटा दूंगा तो फिर ये ऐसे नंबर्स बन जाएंगे, इनमें सबका पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब हम इनका एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए सबसे कम डिफरेंस मुझे इन दोनों में ही दिखाई दे रहा है ना। तो अगर इन दोनों में मैं डिफरेंस लेने की कोशिश करता हूं तो 345 और 552 में कितने का डिफरेंस आएगा? अच्छा, इनमें और इनमें ज्यादा डिफरेंस में कोई वो नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, या इनमें कम डिफरेंस आएगा क्या? इनमें ज्यादा कम डिफरेंस आएगा शायद, नहीं इनमें ही आएगा। ठीक है, 345 के बाद 445, 545 मतलब 200 और उसके बाद आ जाएगा 7। जो भी आंसर आएगा वो 207 के मल्टीपल में होगा। लेकिन 207 के पहाड़े में तो ये कुछ नहीं आते हैं, तो इसको और फर्दर ब्रेक करेंगे। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 इंटू 6 18 और 3 इंटू 9 ये 69 और 3 हो सकता है। 69 के पहाड़े में ये सब आते हैं क्या? इसको हम चेक करेंगे। तो 69 को अगर हम देखेंगे, है ना, 69 हालांकि ऑप्शन में भी है तो अपने संभावना बहुत ज्यादा है कि ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। 69 का पहाड़ा अगर मैं 6 बार लेता हूं तो 5 कैरी 4 36 और
ये आ रहा है, नहीं 5 नहीं 4, 5 बार लूंगा 5 कैरी 4, 30 और 4, ये तो आ रहा है 5 बार में, ये 5 बार विभाजित हो जाएगा। इसको अगर मैं देखूं तो ये आपका क्या हो जाना चाहिए, ये आपका हो जाना चाहिए 8, 72 का 2 7, 48 और 7, ये भी आ रहा है ना, 8 बार में ये भी आ रहा है। और इसको अगर देखूंगा तो ये कितना हो जाना चाहिए, ये आपका हो जाना चाहिए शायद 11, 9, यस पूरे नंबर हो रहे हैं। 69 आंसर है आपका, 69 वो नंबर है जिसका भाग सभी में चला जाएगा, करेक्ट है। ओके है ना। हम्म वह बड़े से बड़ा नंबर जिसको 17, 26, 43 से भाग दें तो हर बार 1 2 3 बचे। ऑप्शन से कर लोगे जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर मेथड से कर लेंगे तो भी हो जाएगा। 17 से भाग दें तो 1 बचे, मतलब 17 में भाग दें, 26 में भाग दें तो 2 बचे, और 43 में भाग दें तो 3 बचे। तो आपको बस इनका क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। 16 हो नहीं सकता, 8 हो जाएगा, आंसर है 8। ओके, फीलिंग बेटर। हम्म, गुड, सबके आंसर आ गए। इसको और बता दो, अधिकतम संख्या जो 307 और 330 को डिवाइड करने पर 3 और 7 दे, तो 3 और 7 हटा दो, ये कितना आ जाएगा 304 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 323 आ जाएगा, है ना। इनका हमें एचसीएफ लेना है, तो इनका एचसीएफ लेंगे तो डिफरेंस से एकदम आसान, 23 में से 4 गया 19, 19 का भाग दोनों में जाता है क्या, 19 जाएगा, तो बचेगा कितना आपका 114 जाएगा, 19 जाएगा तो कितना, यस दोनों का भाग जाता है 19, आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसमें 3 बचे, इसमें 7 बचे, अगर ना बचे तो अच्छा है ना, ना बचे मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 बच रहा है मतलब 304 में भाग जाएगा, 7 बच रहा है 323 में भाग जाएगा। इनमें कॉमन क्या है, 19 है, 19 सबसे बड़ा नंबर है जिसमें भाग जाएगा, और अगर इनमें भाग दोगे तो 3 बचेगा ही। भाई 304 में अगर पूरा भाग जा रहा है तो 7 में 3 बचेगा ना, 323 में पूरा भाग जा रहा है तो 330 में 7 बच ही जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसको करिए। 7897, 8110 और 8536। बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए, हर स्थिति में शेषफल समान हो तो अंकों का योग। एचसीएफ निकालना है और उसको जोड़ना है, कुछ नहीं है। ये सवाल मैंने आपको बताया था। ये कौन सा सवाल है बताऊं मैं आपको, ये वाला सवाल है। इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस से एचसीएफ लेना है, वही वाला सवाल है। बस इस बार उन्होंने वो संख्या ना पूछते हुए उस संख्या के अंकों का योग पूछ लिया, और कुछ नहीं है। सोचो, इनमें डिफरेंस लेंगे तो 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां पे 80 में से जाएगा तो 213 बचेगा। इनका डिफरेंस लेंगे तो 6 गया, 3 में से 1 गया, और 85 में से ये गया, तो ये कितना आ जाएगा 426 आ जाएगा, है ना। और इन दोनों का भी डिफरेंस ले लेते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 6 में से 7 जाएगा मतलब 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9। फिर कितना हो जाएगा, यहां बचेगा 2, 12 में से 9 जाएगा तो 3, और 84 78 होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 21 का 3 गुना, यस। तो मुझे बताओ कि 213, 426 और 639, इनका एचसीएफ क्या होगा। इनका एचसीएफ 213 होगा, क्योंकि 213 के पहाड़े में सब आते हैं। इनके अंकों का योग 3 2 5 और 1 6, ए आंसर है इसका। अंकों का योग बोला था 2 + 1 + 2 टोटल 6।
ठीक है जी। हम्म। ओके, डन। चलिए, तो आज इतने ही क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चंस ही खत्म हो गए हैं, है ना। तो बाकी कल करते हैं। कल इसके आगे एडवांस लेवल रहेगा, है ना। कल ज्यादा नहीं, मुश्किल से 10-12 क्वेश्चंस हैं, और कल थोड़ा हाई लेवल रहेगा। कल अपनी लास्ट क्लास रहेगी, है ना। तो कल इस टॉपिक को मजेदार तरीके से खत्म करते हैं। कल के क्वेश्चंस में और आपको भयंकर वाला आनंद आएगा। कल आपको पता चलेगा कि एलसीएम एचसीएफ ऐसा भी होता है क्या। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसमें आपको काफी आनंद आ रहा होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको पता ही है, अपना तरीका ही ये होता है कि एक बार चैप्टर को ऐसा पढ़ो, जितने टाइप्स हो सकते हैं, जो जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, सब सीख डालो, ताकि एक बार पढ़ो, टेंशन खत्म। और हर चैप्टर ऐसे ही चलता है अपना, आप जानते ही हैं। ठीक है। चलिए, तो कल मिलते हैं। नोट्स, पीडीएफ्स, वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन, ये सब आपको मिल जाएगा। जो ऐप वाले हैं उन्हें माई कोर्सेज में मिलेगा, जो फ्री कोर्सेज वाले हैं उन्हें फ्री कोर्सेज के अंदर। फ्री कोर्सेज कहां मिलेगा? ऐप में फ्री कोर्सेज, उसके अंदर फिर से फ्री कोर्सेज, उसके अंदर मैथ्स, एलसीएम, एचसीएफ, उसके अंदर पुरानी क्लासेस, उनके नोट्स, ये सब वहां पर है ना। तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। टेक केयर।